बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरकारों को ख्याल आया कि साधारण कैदियों की तरह पागलों की अदला-बदली भी होनी चाहिए, अर्थात जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागलखानों में हैं, उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागलखानों में हैं, उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं यह बात उचित थी या अनुचित, जो हो समझदारों के फैसले के अनुसार ऊंचे स्तर पर कॉन्फ्रेंस हुई और अंत में एक दिन पागलों की अदला-बदली के लिए मुकर्रर हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वे मुसलमान पागल जिनके संरक्षक हिंदुस्तान में थे वहीं रहने दिए गए और जो शेष थे उनको सीमा की ओर रवाना कर दिया गया, यहाँ पाकिस्तान से, क्योंकि करीब करीब सब हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखने खाने का सवाल पैदा न हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सबके सब पुलिस के संरक्षण में सीमा पर पहुंचा दिए गए। उधर की खबर नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागलखाने में इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी मजेदार बातें होने लगीं। एक मुसलमान पागल से जो 12 साल तक प्रतिदिन नियमपूर्वक जमींदार पढ़ता रहा था, जब उसके एक दोस्त ने पूछा, मौलवी साहब यह पाकिस्तान क्या होता है, तो उसने बड़े चिंतन के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस तरह बनते हैं। यह जवाब सुनकर उसका दोस्त चुप हो गया। इस तरह एक सिख पागल ने दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है? हमें तो वहां की बोली भी नहीं आती। दूसरा मुस्कुराया, मुझे तो हिंदुस्तान की बोली आती है। हिंदुस्तानी बड़े शैतानी आकड़ाकड़ फिरते हैं। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इतने जोर से लगाया कि फर्श पर फिसलकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। कुछ पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। इनमें ऐसे खूनियों की संख्या अधिक थी जिनके संबंधियों अफसरों को रिश्वत दे दिलाकर उन्हें पागलखाने भिजवा दिया था ताकि वे फांसी के फंदे से बच जाएं। वे कुछ कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान का बंटवारा क्यों हुआ है और यह पाकिस्तान क्या है, लेकिन सभी घटनाओं का उन्हें भी कुछ पता न था। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ थे। उनकी बातचीत से भी वे कोई अर्थ नहीं निकाल सकते थे। उनको केवल इतना पता था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है, जिसको कायदे आजम कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। यह कहाँ है और इसकी उपयोगिता क्या है, इसके संबंध में वे कुछ नहीं जानते थे। यही कारण था कि पागलखाने में वे सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह से खराब नहीं था इस असमंजस में थे कि वे पाकिस्तान में थे या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में हैं तो पाकिस्तान कहाँ है, और अगर वे पाकिस्तान में हैं तो यह कैसे हो सकता है कि वे कुछ समय पहले यहीं रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे। एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान तथा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में ऐसा पड़ा कि और ज्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते देते एक दिन एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी पर बैठकर 2 घंटे तक लगातार भाषण देता रहा, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसले पर था। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने के लिए कहा तो वह और ऊपर चढ़ गया। डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैं न हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ न पाकिस्तान में, मैं इस पेड़ पर ही रहूंगा। बड़ी मुश्किलों के बाद जब उसका दौरा ठंडा पड़ा तो वह नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख मित्रों से गले मिल मिलकर रोने लगा। इस विचार से उसका दिल भर आता था कि वे उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक एमएससी रेडियो इंजीनियर में, जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाग की एक खास रविश पर दिन भर चुपचाप टहलता रहता था, यह तब्दीली आई कि उसने अपने तमाम कपड़े उतारकर दफादार के हवाले कर दिए और नंग धड़ंग सारे बाग में घूमना शुरू कर दिया। चिन्योट के एक पागल मुसलमान पागल ने, जो मुस्लिम लीग का सक्रिय कार्यकर्ता रह चुका था और जो दिन के 15-16 बार नहाया करता था, एकाएक यह आदत छोड़ दी। उसका नाम मोहम्मद अली था।
इसलिए एक दिन उसने अपने जंगले में घोषणा कर दी कि वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। उसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया था। संभव था कि उस जंगले में खून खराबा हो जाता, लेकिन उन्हें खतरनाक पागल करार देकर अलग अलग स्थानों में बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो प्रेम में असफल होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उससे बहुत दुख हुआ। उसी शहर की एक हिंदू लड़की से उसको प्रेम हो गया था। यद्यपि उसने उस वकील को ठुकरा दिया था, लेकिन पागलपन की हालत में भी वह उसे नहीं भुला सका था। इसलिए वह उन सब हिंदू और मुस्लिम लीडरों को गालियां देता था जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे। प्रेमिका हिंदुस्तानी बन गई थी और वह पाकिस्तानी। जब अदला बदली की बात शुरू हुई तो वकील को पागलों ने समझाया कि दुखी न हो, उसको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, उस हिंदुस्तान में जहां उसकी प्रेमी रहती है। लेकिन वह लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए कि उसका ख्याल था कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन वार्ड में दो एंग्लो इंडियन पागल थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आज़ाद करके अंग्रेज चले गए हैं तो उनको बड़ा दुख हुआ। वे छिप छिपाकर घंटों आपस में इस गंभीर समस्या पर बातचीत करते रहते कि पागलखाने में अब उनकी हैसियत किस तरह की होगी, यूरोपियन वार्ड रहेगा या उड़ा दिया जाएगा, ब्रेकफास्ट मिला करेगा या नहीं, क्या उन्हें डबल रोटी के बजाय ब्लडी इंडियन चपाती तो नहीं खानी पड़ेगी। एक सिख था जिसको पागलखाने में दाखिल हुए 15 साल हो चुके थे। हर समय उसके मुंह से विचित्र शब्द सुनने में आते थे। ओ पड़दी गिड़गिड़ दी, एंकस दी बेध्याना दी, मूंग की दाल आव दी लालटेन। वह दिन को सोता था न रात को। पहरेदारों का कहना था कि 15 साल के इस लंबे समय में वह एक क्षण के लिए भी नहीं सोया था, लेटता भी नहीं था। हाँ, कभी कभी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर समय खड़े रहने से उसके पांव सूज गए थे, पिंडलियां भी फूल गई थी। लेकिन उस शारीरिक कष्ट के बावजूद वह लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों की अदला बदली के बारे में जब कभी पागलखाने में बातचीत होती थी तो वह बड़े ध्यान से सुनता था। कोई उससे पूछता था कि उसका क्या ख्याल है तो वह बड़ी गंभीरता से जवाब देता, ओ पड़दी गिड़गिड़ दी, एंकस दी बेध्याना दी, मूंग की दाल आव दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में आवदी पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह आवदी टोबा टेक सिंह ने ले ली और उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, जहां वह रहने वाला है। लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि वह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो बताने की कोशिश करते थे खुद इस चक्कर में फंस जाते थे कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था, पर अब सुना है कि पाकिस्तान में है। क्या पता है कि लाहौर जो अब पाकिस्तान में है कल कल हिंदुस्तान में चला जाए या सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। और यह भी कौन छाती पर हाथ रखकर कह सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से ही गायब नहीं हो जाएंगे। उसकी बड़ी इच्छा थी कि वो लोग आएं जो उसके प्रति प्रेम प्रदर्शित करते थे और उसके लिए फल, मिठाइयाँ और कपड़े लाते थे। वो अगर उनसे पूछता कि टोबा टेक सिंह कहाँ है तो वो उसे यकीनन बता देते कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, क्योंकि उसका ख्याल था कि वो टोबा टेक सिंह ही से आते हैं जहां उसकी जमीनें हैं। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था। उससे जब एक दिन बिशन सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में तो उसने अपनी आदत के मुताबिक एक कहकहा लगाया और कहा, वह न पाकिस्तान में है और न हिंदुस्तान में, इसलिए कि हमने अभी हुक्म ही नहीं दिया। बिशन सिंह ने उस खुदा से कई बार बड़ी मिन्नत खुशामद से कहा कि वो हुक्म दे दे ताकि झंझट खत्म हो, मगर वो बहुत व्यस्त था क्योंकि उसे और बहुत से हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर वो उस पर बरस पड़ा।
ओपड़ दी गिड़ गिड़ दी अनेक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल आव वाहे गुरु जी दा खालसा एंड वाहे गुरु जी दीफ्त है। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। उसका शायद ये मतलब था कि तुम मुसलमान के खुदा हो। सिखों के खुदा होते तो जरूर मेरी सुनते। अदला बदली से कुछ दिन पहले टोबाटेक सिंह का एक मुसलमान जो उसका दोस्त था मुलाकात के लिए आया। पहले वो कभी नहीं आया था। जब बिशन सिंह ने उसे देखा तो एक तरफ हट गया और वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने उसे रोका। ये तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजलदीन है। बिशन सिंह ने फजलदीन को एक नजर देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजलदीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलूं, लेकिन फुर्सत ही न मिली। तुम्हारे सब आदमी कैरियत से हिंदुस्तान चले गए हैं। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की, लेकिन तुम्हारी बेटी रूप कौर। वह कहते कहते रुक गया। बिशन सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूप कौर? फजलदीन ने रुक रुक कर कहा। हाँ हाँ, वो भी ठीक ठाक है, उनके साथ ही चली गई है। बिशन सिंह चुप रहा। फजलदीन ने कहना शुरू किया। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी कैरियत पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलबीर सिंह और भाई वधावा सिंह से मेरा सलाम कहना, और बहन अमृत कौर से भी भाई बलबीर से कहना फजलदीन राजी खुशी है। दो भूरी भैंसें जो वो छोड़ गए थे, उनमें से एक ने कट्टा दिया है और दूसरी के कट्टी हुई थी, पर वो 6 दिन की होकर मर गई। और मेरे लायक जो खिदमत हो कहना, मैं हर वक्त तैयार हूँ। और ये तुम्हारे लिए थोड़े से मरोंडे लाया हूँ। बिशन सिंह ने मरोंडों की पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजलदीन से पूछा, तोबाटेक सिंह कहाँ है? फजलदीन ने हैरत से कहा, कहाँ है? वही है जहाँ था। बिशन सिंह ने फिर पूछा, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में। नहीं नहीं, पाकिस्तान में। फजलदीन बौखला सा गया। बिशन सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया। ओपड़ दी गिड़ गिड़ दी अनेक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल आव दी हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान आव दी दुर फिटे मुंह। अदला बदली की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। इधर से उधर और उधर से इधर आने वाले पागलों की सूचियां पहुंच गई थीं और अदला बदली की तारीख निश्चित हो चुकी थी। सख्त सर्दियां थीं। जब लाहौर के पागलखाने से हिंदू सिख पागलों से भरी हुई लारियां पुलिस के संरक्षक दस्ते के साथ रवाना हुईं, उनसे संबंधित अफसर भी उनके साथ थे। वाघा की सीमा पर दोनों ओर के सुपरिंटेंडेंट एक दूसरे से मिले और प्रारंभिक कार्रवाई खत्म होने के बाद अदला बदली शुरू हो गई, जो रात भर चलती रही। पागलों को लारियों से निकालना और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। कुछ तो बाहर निकलते ही नहीं थे। जो निकलने को तैयार होते, उनको संभालना मुश्किल होता, क्योंकि वे इधर उधर भाग उठते थे। जो नंगे थे, उनको कपड़े पहनाए जाते तो वो फाड़कर अपने तन से अलग कर देते। कोई गालियां बक रहा है, कोई गा रहा है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं और रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। पागल औरतों का शोरगुल अलग था, और सर्दी इतने कड़ाके की थी कि दांत बज रहे थे। अधिकतर पागल इस अदला बदली के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आता था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़कर कहाँ फेंका जा रहा है। थोड़े से वे, जो कुछ सोच समझ सकते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 बार झगड़ा होते होते बचा, क्योंकि कुछ एक मुसलमानों और सिखों को ये नारा सुनकर तैश आ गया था। जब बिशन सिंह की बारी आई और जब उसे दूसरी ओर भेजने के संबंध में अधिकारी रजिस्टर में उसका नाम दर्ज करने लगा, तो उसने पूछा, तोबाटेक सिंह कहाँ है? पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? अधिकारी सुनकर हंसा और बोला, पाकिस्तान में।
यह सुनकर बिशन सिंह उछलकर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने शेष साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, लेकिन उसने चलने से इनकार कर दिया। तोबा टेक सिंह यहाँ है। और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, ऊपर दी गिड़ गिड़ दी अनेक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल आव तोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया कि देखो अब तोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है, अगर नहीं गया है तो उसे तुरंत वहां भेज दिया जाएगा, मगर वह न माना। जब उसको जबरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की गई तो वह बीच में एक जगह इस प्रकार अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया, जैसे अब उसे कोई ताकत वहां से नहीं हिला सकेगी। आदमी क्योंकि बहानेकारक था, इसलिए उसके साथ जबरदस्ती नहीं की गई, उसको वहीं खड़ा रहने दिया गया और अदला बदली का बाकी काम होता रहा। इस सिख पागल के केश झड़ते रहने पर अब बहुत थोड़े से रह गए थे, क्योंकि वह बहुत कम नहाता था, इसलिए दाढ़ी और सर के बाल आपस में जम गए थे, जिसके कारण उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी। लेकिन आदमी बड़ा हानिकारक था। 15 बरसों में उसने किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था। पागलखाने के जो पुराने नौकर थे वो उसके बारे में इतना जानते थे कि तोबा टेक सिंह में उसकी कई जमीनें थीं। अच्छा खाता पीता जमींदार था कि अचानक दिमाग उलट गया। उसके रिश्तेदार लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में उसे बांध कर लाए और पागलखाने में दाखिल करा गए। महीने में एक बार मुलाकात के लिए वो लोग आते थे और उसकी राजी खुशी मालूम करके चले जाते थे। एक समय तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना बंद हो गया। उसका नाम बिशन सिंह था, मगर सब उसे तोबा टेक सिंह कहते थे। उसे ये बिल्कुल मालूम नहीं था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है या कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब उसके संबंधी उससे मिलने के लिए आते थे तो उसे अपने आप पता चल जाता था। वो दफादार से कहता कि उसके मुलाकाती आ रहे हैं। उस दिन वो अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन घिसता और सर में तेल लगाकर कंघा करता। अपने कपड़े जो वो कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा के पहनता और यूं सज कर मिलने वालों के पास जाता। वो उससे कुछ पूछते तो वो खामोश रहता या कभी कभार ऊपर दी गिड़गिड़ दी एंक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल आव दी लालटेन कह देता। उसकी एक लड़की थी जो हर महीने एक उंगली बढ़ती बढ़ती 15 बरसों में जवान हो गई थी। बिशन सिंह उसको पहचानता ही नहीं था। जब वह बच्ची थी तब भी अपने बाप को देखकर रोती थी, जवान हुई तब भी उसकी आंखों से आंसू बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि तोबा टेक सिंह कहाँ है। जब संतोषजनक उत्तर न मिला तो उसकी चिंता दिनों दिन बढ़ती गई। अब मुलाकाती भी नहीं आते थे। पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे उसके दिल की आवाज भी बंद हो गई थी, जो उसे उनके आने की खबर दे दिया करती थी। सूरज निकलने से पहले उस स्थान पर शांत स्थिर खड़े बिशन सिंह के मुंह से भयानक चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़े आए और देखा कि वह आदमी जो 15 वर्ष तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा था, औंधे मुंह लेटा है। उसकी टांगों के पीछे हिंदुस्तान के पागलों का दायरा था और उसके सिर की ओर पाकिस्तान के पागलों का दायर था, और बीच की भूमि में, जिसका कोई नाम न था, तोबा टेक सिंह पड़ा था।